नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो अपने जो आपको एक परिवर्तन नज़र आ रहा होगा उसके बारे में जल्दी से बता दूं। मैं पिंडदान करने अपने पितरों का इस वर्ष मैंने किया। पितृपक्ष के समय 6 दिन का ये टोटल साइकिल होता है। पहले दिन घर से शुरू किया, यहाँ पे पिंडदान हुआ, पंडित जी ने कराया। फिर बनारस गए, पिशाच मोचन में पिंडदान हुआ। फिर 3 दिन फिर पहुँच गए गया रात में। उसके बाद 3 दिन गया में रुक के अलग अलग जगह पे पिंडदान हुए। वो एक अलग है। मैं कोशिश करूँगा कि कभी आने वाले समय में एक अलग से यूट्यूब, जो गॉस्पल ट्रुथ में पहले करता था 2-3 साल पहले, उसके अंतर्गत एक सीरीज़ कर दूँ, क्योंकि वो जानना ज़रूरी। वो एक ऐसी चीज़ है जो जिसको जानना ज़रूरी है। फिर वहाँ से अयोध्या आए। अयोध्या में जो राम घाट है वहाँ पे फाइनल पिंडदान करके आज वापस स्टूडियो में हूँ। और आप लोगों को मुझे लगता है कि 10, 15, 20 दिन में काफ़ी कुछ बाल भी आ जाएंगे, रूप भी वापस हो जाएगा। इस स्थिति में जो सबसे ज़्यादा आनंद कोई अगर किसी ने लिया है तो वो मेरी ग्रैंड डॉटर ने लिया है। उसको लग रहा है कि नाना का मुंडन कैसे हो गया, कि मुंडन तो अभी तक बच्चों का होता था। खैर, आज हम लोग थोड़ा एक नया डेवलपमेंट एकदम से हुआ है। और वो डेवलपमेंट इसलिए भी हो रहा है कि शायद चीज़ें एक तरफ मूव कर रही हैं। आज का डेवलपमेंट ये है कि प्रशांत किशोर पीके, इनकी वापसी की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो गई हैं विथ नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार एक ड्राइविंग फोर्स हो रहे हैं इस समय ऑपोजिशन यूनिटी के, जिसमें उनको समझ में आ रहा है कि मतलब वो जो प्रयास कर रहे हैं उस लार्जर यूनिटी का, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा रहा है, जिसमें बाकी सब पार्टीज हिस्सा रहे हैं, वो इवन आम आदमी पार्टी का भी उसमें चाहते हैं कि कोई ना कोई उसमें रोल हो। इस रोल को करने के लिए आज खबरें ये हैं कि प्रशांत किशोर साहब से भी बातचीत है, और मतलब कौन किससे बातचीत किया, लेकिन काफ़ी कुछ मामला तय है कि अब वो वापसी करेंगे। उनको वापसी करके लाने वालों में एक जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, जो इन सब चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं, वो पवन वर्मा साहब हैं। पवन वर्मा साहब, अगर आपको याद हो, आईएफएस अफसर थे, फिर जेडीयू में थे, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। तृणमूल कांग्रेस एक समय में एक नेशनल रोल चाहती थी, जब उसने, प्रशांत किशोर जी स्ट्रैटेजिस्ट थे और एक ज़बरदस्त जीत हासिल की थी बंगाल इलेक्शन में। और जीत से ज़्यादा अहम ये था कि उसने बीजेपी को रोक दिया था। और बीजेपी जो बिल्कुल ओवर ड्राइव में थी, पूरे जिसको कहते हैं ना, फायरिंग विद ऑल द इंजन्स ऑन, सारे बड़े से प्राइम मिनिस्टर से लेके छोटे नेता तक सारे लोग लगे हुए थे कि किसी तरह से वेस्ट बंगाल तो पकड़ ही लेना है। वहाँ पे रोका था और वहाँ पे अनप्रेसिडेंट मैंडेट मिला था ममता बनर्जी को। उस समय प्रशांत किशोर एक टीएमसी का एक लार्जर नेशनल रोल कोशिश किया था उन्होंने कि उनका लार्जर नेशनल रोल हो, और उसी समय बहुत से लोगों को वो तोड़ तोड़ के ले गए थे टीएमसी में। उसमें पवन वर्मा में भी थे, उसमें सुष्मिता सेन, हो सकता है वो ममता जी ही ले गई हो, मेरा नाम मतलब, लेकिन प्रशांत किशोर जी की ज़्यादा स्ट्रैटेजी थी। यूपी से ललितेश्वर पति त्रिपाठी थे, गोवा से उन्होंने कुछ लोगों को किया था, हर स्टेट से उन्होंने कुछ कुछ लोगों को इस तरह से रखा था। कीर्ति आज़ाद साहब थे, ये सब लोग थे। अब एकदम से क्या हुआ है कि ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि पीके और पवन वर्मा ये सब लोग वापस जेडीयू में आ रहे हैं, और एक लार्जर जो ऑपोजिशन यूनिटी है उसमें इनका एक रोल होगा। देखिए, एक चीज़ मैं बार बार एक चीज़ ये कहता हूँ, प्रशांत किशोर साहब, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे आप तो पहले, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ प्रशांत किशोर साहब अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट, और उनको कई लोग गुरु माने चाहे ना माने, लेकिन जो इस समय देश में अपने को सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट मानते हैं, उन्होंने भी कभी न कभी प्रशांत किशोर की पाठशाला में रह के ही ये सब दांव पेच सीखे हैं। अब वो दांव पेच में उनके पास अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आ गया है, तो उसकी मारक क्षमता और हो गई है, लेकिन दांव पेच तो उन्होंने इनिशियली इन्हीं से सीखे थे, खास करके इवेंट के। लेकिन नेता होना, स्ट्रैटेजिस्ट होना, अच्छा काम करना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, रोल अलग अलग है। मैं 2-3 नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर कभी भी जो आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो अगर पहले 10, 20, 25, 50 नाम होंगे, उसमें ये 3-4 लोगों का नाम होगा। लेकिन ये लोग नेता नहीं थे। मैं 3-4 नाम ले रहा हूँ। ये नाम 400 भी हो सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि उनका नाम नहीं लिया, कोई कह सकता है उनका नाम नहीं लिया। मैंने रैंडमली जो मुझे समझ में आया, डॉक्टर होमी भाभा, इस आज़ाद भारत की जो डेस्टिनी है जहाँ आज हम खड़े हैं, उसमें बहुत अहम रोल देश को बनाने में उनके किसी भी मंत्री या किसी भी नेता से कम रोल नहीं। लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं है, उन्होंने अपने रोल को निभाया। बिस्मिल्लाह खान साहब,
शहनाई में जो जो हमको मतलब रविशंकर जी, मैं इसलिए बिस्मिल्लाह खान का नाम ले रहा हूँ, रविशंकर जी ने जो पाया उसमें बहुत कुछ यूएस जाके वहाँ का योगदान है। बिस्मिल्लाह खान खाटी हिंदुस्तान में रह के, बनारस में रह के जो उन्होंने जिस संगीत की जिस ऊंचाइयों को जहाँ पे ले गए हिंदुस्तानी संगीत को, मतलब उसका कोई सानी नहीं है। आज़ाद भारत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं हुए। पीजी कुरियन, जो हिंदुस्तान की जो दूध क्रांति हुई, आज जो हम लोग जिस तरह से दूध को, और अमूल ने जिस तरह का बेहतरीन काम उन्होंने किया, मैं इस कारण से इस बात को ले रहा हूं कि ये सब लोगों का, हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा जाएगा इन लोगों के नाम होंगे, लेकिन ये लोग नेता बनने की गलती नहीं की। एक नाम और मैं लेके खत्म करूंगा, सैम मानेकशॉ। सबकी जुबान पे नाम है हिंदुस्तान के फॉरमोस्ट। अगर हिंदुस्तान का कहिए कि पहले 2 जनरल का नाम लो तो उसमें 100% सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का नाम आएगा, लेकिन नेतागिरी में नहीं घुसे। तो स्ट्रैटेजिस्ट, कुछ लोगों का रोल वो है, वो वैसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में बेहतरीन काम किया, नेतागिरी में आ गए तो टोटल डिब्बा गोल हो गया। मैं 2-3 नाम जल्दी से ले लूं उसमें भी। श्रीधरन साहब, बेहतरीन इंजीनियर, मेट्रोमैन, बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या हासिल हुआ याद है ना, टीएन सेशन। जो चुनाव आयोग की जो दम था उसको वहां तक पहुंचाने वाले, इलेक्शन लड़ लिए, क्या हासिल हुआ। अनिल अंबानी, विजय माल्या, ये नाम एक साथ में ब्रैकेट इसलिए कर रहा हूं, बड़े बड़े उद्योगपति। विजय माल्या आज कहाँ क्या हालत है। अनिल अंबानी आज कभी घर बिकने लगता है, कभी चाइना में वो होता है, कभी वो अपने को दिवालिया घोषित करते हैं, कहाँ मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन नेतागिरी का शौक सवार हुआ था इन सब लोगों के ऊपर। और एक नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, उस नाम को मैं इसके साथ ले रहा हूँ कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर साहब, राज्यसभा ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों राज्यसभा ज्वाइन किए? क्योंकि आप एक तरफ इन्वर्टर टीवी बेचें, एक तरफ आपको भारत रत्न मिला हुआ है, ये देश के असम्मान के, और आप ऐसी स्थिति में नहीं कि आपको पैसे की दिक्कत हो, लेकिन अगर एक बार भारत रत्न मिला है, अगर आप क्रिकेट खेलते रहते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आप क्रिकेट की कोचिंग करते रहते, दिक्कत नहीं थी, क्रिकेट की कमेंट्री करते रहते, दिक्कत नहीं थी। अगर इन्वर्टर बेच रहे हैं कि बैटरी बेच रहे हैं तो मुझे ज़रूर है। खैर, ये मैंने वो नाम इसलिए लिए कि ये सब लोग बेहतरीन थे, लेकिन जैसी पॉलिटिक्स में आए नहीं कर पाए। उसी तरह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पीके साहब बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में एक नेतागिरी, एक लीडरशिप, एक दूसरे तरह का रोल चाहिए, वो नहीं है। उस रोल में आप फिट इन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक चीज जो आप बार बार कहते हैं ना, मेरा आईपैक से कोई मतलब नहीं, मैं प्रोफेशनल अलग है, नहीं, ये झूठ बात है। आईपैक आप ही का है। आईपैक के बच्चे, अगर मोदी जी को पीएम बनाना है तो उनका जो एनर्जी लेवल और जो एंथू लेवल होगा, वो एंथू लेवल नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि कल के दिन आप को प्रोजेक्ट करने लगे देश का प्रधानमंत्री या बिहार का चीफ मिनिस्टर, नहीं होगा एंथू लेवल, क्योंकि वो लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि हम मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज और जान लीजिए, जो पीके, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये जो उनकी वीकनेस है, ये उनको समझना होगा। पीके जी को आप हरदम एम्प्लॉय के रूप में रहे हैं। बहुत से बिजनेसमैन हैं जिनका सब कुछ खत्म हो गया। आप बिजनेसमैन नहीं है, आप इन्वेस्टर नहीं है, आपका वो माइंडसेट नहीं है। आपको कोई पैसा देता, आप उसके लिए प्रोजेक्ट का काम करते हैं। एक आदमी का मैं एक्सेप्शन कहूंगा हिंदुस्तान की, क्योंकि वो चर्चा, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये हमको और आपको भी समझना होगा। एक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक प्रोफेशनल आया, एक ऐसा आदमी आया जो नेता नहीं था और उसने डिलीवर किया। नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वॉज नेवर अ नेता। उनको लाया गया देश के, पहले वो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2 टर्म काम किया, बेहतरीन काम किया मेरे हिसाब से, लेकिन वो नेता कभी नहीं बन पाया। और न नेता बनने की उन्होंने कोशिश की, न उन्होंने कहा कि मैं वोट लाऊंगा और मेरे पीछे, नहीं, वो अपना रोल जो उनका था वो निभा रहे थे। तो पीके जी को भी कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि उनका रोल क्या है, क्योंकि पीके जी क्यों वापस आएंगे। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अगर वो नीतीश कुमार जी के साथ आते हैं तो इस समय उनको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार नेशनल पॉलिटिक्स के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग लेवल पे हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर वो उनके साथ हैं तो वो कहीं ना कहीं उस नेशनल पॉलिटिक्स के उस रोल में अपने को भी पाते हैं। ममता बनर्जी साहिबा इस समय उस रोल में तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो लार्जर उसकी बात नहीं कर रहे। वो नॉन यूपीए करके उन्होंने कांग्रेस से एक अपनी दूरी बना ली है, तो वो लार्जर उसमें नहीं कर रही हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा उनका। दूसरा, एक उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज करके पार्टी बनाई और लोगों से मिलेंगे और 2 अक्टूबर से पद यात्रा करेंगे इत्यादि इत्यादि, वो बहुत टेक ऑफ नहीं किया है।
ठीक है, मतलब ऐसे तो भाई कोई भी घूमता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक चीज ये भी कंसीड करनी होगी, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो पद यात्रा है, जो शायद गेम चेंजर के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस में एकदम से जान आ गई है, उसको कंसीव कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर साहब ने किया था। अब उसको इम्प्लीमेंट, और वो क्योंकि वो एक समय अपना रोल ये चाहते थे कि वो बार बार ये कह रहे थे ना, मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दीजिए और सारी ताकत मेरे पास हो। तो ऐसा कैसे होगा? कोई पार्टी आपको क्यों सारी ताकत दे देगी? आप अपना रोल कह दीजिए, मैं ये देखूंगा, वो ठीक है। क्योंकि इस तरह से जैसा मैंने बताया कि टीएमसी से भी बहुत से लोगों के वापसी के संकेत मिल रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो, अब बीजेपी की जरा समस्या देख लीजिए। बीजेपी की समस्या क्या है कि जो उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बीजेपी ने अभी क्या किया? बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में भ्रष्टाचार, अब भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है, इनकम टैक्स लगा हुआ है, जितने आपके वो हैं एजेंसीज आप लगाए हुए हैं। तो इसमें आपके लोग वहां जाके क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? और वहां क्या किया? कीर्ति आजाद का स्टेटमेंट है। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि आपको 7 तारीख को करना था, आपको वर्कर्स नहीं मिले। कीर्ति आजाद का यह आरोप है कि आपने ट्रेनें 3 करोड़ रुपया देके ट्रेन मंगाई है बाहर से, जिसमें बाहर के वर्कर आए हैं इस आंदोलन और इस वो चलाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन आपका था। और हुआ क्या वहां पे? क्योंकि जब उस आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, जो आंदोलन को रोकने के मतलब जो आपका जुलूस चल रहा था, तो उसके बाद आपके लोगों ने क्या किया? आप लोग के लोगों ने पुलिस को मारा, वेस्ट बंगाल में गाड़ियां जलाई। यूपी में तो आप कहते हैं जिसका दिख जाएगा उसके घर से वसूली होनी चाहिए, और उसी को इम्प्लीकेट एमपी वाले भी कर रहे हैं। वहां क्यों नहीं वसूली होनी चाहिए? और अब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो हमारे असल में झंडे लेके टीएमसी के लोग आके ये कर रहे थे। एक तो बीजेपी का सबसे अच्छा ये है कि वो बहुत कन्वीनियंटली जो लोग ठीक नहीं होते वो कहते हैं डिसोन कर देते हैं तुरंत। जब उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं तक को डिसोन कर दिया, याद है ना, नूपुर शर्मा याद है कैसे डिसोन कर दिया गया था। तो बीजेपी का ये एक चीज समझ में नहीं आती है। एक ध्यान रखिए, वहां पे आप कह रहे हैं कि ये नहीं, और मोदी जी की मीटिंग में जेब की तलाशी ली जा रही है कि काला रुमाल लेके तो कोई अंदर नहीं जा रहा है। लड़कियां काला दुपट्टा चुन्नी लेके अंदर नहीं जा सकती हैं, इतना डरते हो। और यहां पे आके पुलिस की गाड़ियां चला रहे हो, पुलिस को पीट रहे हो। और हिम्मत, आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं उनकी हिम्मत ये नहीं है, लोगों की जेब तलाशी होती कि काला रुमाल लेके रुमाल काला ना दिखा दें, इतना डरते हैं इस बात से। और इसके उलट आप क्या कर रहे हो? आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक 4 दिन का प्रदर्शन है, जाके खुद देख लीजिए। मतलब किसी को सिर्फ छावनी बन गया है अखिलेश यादव का घर और समाजवादी पार्टी का कार्यालय। कम से कम 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरा घेर के हैं, किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं वहां से। तब आप वहां जाके दूसरा प्रदर्शन ना करें, केवल प्रदर्शन करने की, और ये केवल आपके पास उसका एक अधिकार है। गुजरात में क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल किसी ऑटो पे बैठ के किसी, आप उसको रोक दे रहे हैं। आपने कांग्रेस के लिए मैं क्या किया था? कांग्रेस का जो अभी 1 महीना पहले जो प्रदर्शन हो रहा था, याद है ना, जो पार्लियामेंट चल रही थी, आप कांग्रेस के दफ्तर को घेर के खड़ा हो गए थे, और आपके कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, चीफ मिनिस्टर तक को आप बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। याद है? आपने चिदम्बरम को चोट आई है वहां। वो जो बीबी श्रीनिवास हैं, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सबने टीवी में देखा, जिसने अद्भुत काम किया था कोरोना के दौरान, कितने लोगों की जान बचाई थी, उसके साथ मार पिटाई करके उसका बाल खींच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब याद है। आप ये सब करिए, आपके लिए सब जायज, लेकिन दूसरा ना करे। आप चाहे कुछ करते रहिए, क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास, बीजेपी के पास सिर्फ एक वही है, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। सिर्फ नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ। अब वो फिर राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ शुरू हुआ है, ज्ञान व्यापी है, फिर वो मथुरा है, कुछ ना कुछ आप चलाते रहिएगा। आपके पास मंदिर मस्जिद छोड़ के आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन इस समय जो हालात है देश की, इश्यूज उठेंगे, और मतलब जिसको कहते हैं ना, पानी सर के ऊपर हो गया है, लोग इशू उठाएंगे। अब वो उसमें प्रशांत किशोर कितने उपयोगी होते हैं उस स्ट्रैटेजी को बनाने में, उसमें नीतीश कुमार का क्या रोल होता है, उसमें ममता बनर्जी जी का क्या रोल होता है, उसमें कांग्रेस का क्या रोल होता है, उसमें राहुल गांधी का क्या रोल होता है, उसमें अरविंद केजरीवाल, केसीआर, इन लोगों के क्या रोल होते हैं, वो बहुत सी चीजें सबके हाथ में नहीं होंगी। कुछ चीजें जनता की जो 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 प्रेशर होगा उसकी वजह से डिसाइड होंगी। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ये जो हिंदू मुस्लिम छोड़ के कुछ थोड़ा गवर्नेंस पे भी ध्यान दे देना चाहिए।
थोड़ा आम आदमी की जो समस्याएं हैं उस पर भी ध्यान दे देना चाहिए। ये सिर्फ कि हमने इवेंट कर दिया, हमने वो कर दिया, 100 साल में ऐसा आदमी नहीं हुआ, युग पुरुष, 1000 साल में ऐसा व्यक्ति नहीं, विश्व गुरु, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है अगर घर में खाने को रोटी ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो धीरे धीरे विपक्ष का जो रोल है और विपक्ष की जो क्या भूमिका के अलावा क्या रूपरेखा होगी, उसका क्या वो होगा, वो भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। अब आने वाले समय में ये और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखें आगे क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच।